आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा, चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है तो इसको अपन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे। एक एक स्टैंडर्ड बीच बीच में 2-3 स्टैंडर्ड एक बार में पढ़ा दिए, तुमको रीड करने दे दिया, फिर अपन ने कंटिन्यू कर लिया जो अपन कर रहे थे, फिर बीच में 1-2 स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए। इससे क्या होगा, तुम ज्यादा अच्छे से ग्रिप भी बना पाओगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जब तक मन करेगा पढ़ेंगे, जब मन करेगा हम टॉपिक चेंज कर देंगे और उसके बाद हम फिर नया चैप्टर चालू कर देंगे और इसको बीच में फिर उठा लेंगे। मतलब इसको अपन स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले तो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मुझे अपने जनरल नॉलेज से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? समझो, तुम सीएस वाले बच्चे हो, तुम कंपनी लॉ पढ़ते हो। कंपनी लॉ क्यों बनाया गया? ताकि कंपनी कैसे चले, कहां क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए लॉ बनाया गया। अब अकाउंट्स के लिए कोई लॉ तो है नहीं, और क्या है कि ऐसा, अब कंपनी लॉ क्या है, कंपनी बन गई, ये सारी चीजें सबको करनी है। अब अकाउंट सबके लिए अलग अलग होता है। अब मेरे को कुछ और करना है, तुमको कुछ और करना है, तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? अलग अलग अकाउंटिंग। हर स्टैंडर्ड किसी एक मैटर पे डील करता है और वो उस मैटर पे क्लियरिटी देता है कि उस चीज को हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, ताकि, अच्छा ये क्यों किया गया? ताकि क्या आ पाए? यूनिफॉर्मिटी आ पाए। क्या आ पाए? यूनिफॉर्मिटी आ पाए, अंडरस्टैंडिंग आ पाए। अब समझो, अगर दो कंपनी अलग अलग अकाउंट्स, दो कंपनी अपने अपने अकाउंट्स बनाएगी। अब एक जन किसी चीज को कैसे रिकॉर्ड करेगा, दूसरा जन किसी चीज को दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करेगा। हो सकता है एक का प्रॉफिट ज्यादा, एक का प्रॉफिट कम आए, लेकिन अगर दोनों ने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग बनाई होगी तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला गया जो जो बातें हम बोल रहे हैं वो बातों को फॉलो करना कंपलसरी है, ताकि सबके अकाउंटिंग का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या हो? सेम हो, ताकि अकाउंट्स में क्या आ जाए? यूनिफॉर्मिटी। हम प्रॉपरली क्या कर पाए? कंपेयर कर पाए। क्या बस अंडरस्टैंडिंग बेटर आ पाए, विंडो ड्रेसिंग ना हो पाए। विंडो ड्रेसिंग समझते हो? है ना, जैसे अपन मेकअप लीपा पोती करके सुंदर हो जाती है ना लड़कियां, वैसे ही हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को भी लीपा पोती करके क्या बना देते हैं? सुंदर बना पाते हैं। तो वो सुंदरता ना ला पाए हम, नेचुरल सुंदरता रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। कुल मिला के मुंह धुला देता है अकाउंट्स का। चलेगा क्या? आइए, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो, अब ये बातों को इनने बहुत लंबा चौड़ा बताया होगा, एक बार अपन रीड करते हैं, लेकिन मैं पूरा रीड नहीं करूंगा। नम्रति नहीं आई क्या? अच्छा, गई। ठीक है, क्या वो ज्यादा परेशान रहेगी ना, आएगी तो ठीक है। द एक्सप्रेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है क्या? ठीक है क्या? द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स, अकाउंटिंग मतलब आपको पता है, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो सबको फॉलो करना है। ठीक है, मेन डेफिनेशन पढ़ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by an expert accounting body or government or regulatory bodies covering the aspects of recognition, measurement and presentation and disclosure। तो 4 चीजों पे डील करता है। किस किस पे? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब इसका मतलब क्या है? अब ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, क्या मतलब इनका? अब मैं माल बेचता हूं, मैं मान के चलो ये मोबाइल रिमोट बेचता हूं। क्या बेचता हूं? अब मेरे पास मानसी आई और आके बोल रही भैया 1 लाख रिमोट, फोन किया मानसी ने, बोले 1 लाख रिमोट चाहिए। मैंने कहा ठीक है पहुंचा देंगे। तो उसने बोला कि एडवांस मैं करती हूं आपको 1 हफ्ते बाद, लेकिन ऑर्डर मेरा पक्का समझिए। तो आज उसने मेरे को ऑर्डर दिया, 1 हफ्ते बाद उसने क्या दिया? एडवांस दिया। उसके 1 हफ्ते बाद मैंने उसको क्या दी? डिलीवरी दी। और उसके 1 हफ्ते बाद इसने मेरे को पेमेंट दी। बात समझ में आ रही है? तो पहले ऑर्डर मिला, फिर एडवांस मिला, फिर डिलीवरी मिली, और फिर अब बताओ इन सारे इवेंट्स में मैं सेल्स कब बुक करूं? जब मेरे को मानसी ने ऑर्डर दिया तब, या जब मानसी ने एडवांस दिया तब, या जब मैंने मानसी को गुड्स डिलीवर कर दिए तब, या मानसी ने मेरे को पेमेंट करी तब। क्यों डिलीवर कर दिया तब? अब ये लफड़े होते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग। इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। आप ऐसे इतनी आसानी से नहीं बता सकते, तब सबका अलग अलग सिस्टम है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? अब जैसे तुम अपना एग्जांपल लो, जब तुमने 1000 का रजिस्ट्रेशन करा, जैसे बच्चे 1000 का रजिस्ट्रेशन कराते पहले, तब
या फिर तुमने जब आके क्लास अटेंड करना चालू किया तब, या जब तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी तब, या जब बोथ इंस्टॉलमेंट से दी तब, या जब कोर्स कंप्लीट हो गया तब? कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? लफड़े वाली बातें है ना। तो इसके लिए बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सब लिख लेना, अभी लिखना नहीं कुछ, बस सुनो सुनो सुनो। तो ये क्या बताता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कब रिकॉर्ड करनी है चीज को, वो बताता है रिकॉग्निशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करता है? रिकॉग्निशन। बात समझ में आ रही है? अब रिकॉग्निशन बताएगा, दूसरी बात क्या बताएगा? मेजरमेंट। कितने की सेल बुक करूं, अमाउंट। बात समझ में आ रही है? अब सेल बुक हुई या कोई भी मान के चलो डेप्रीसिएशन या कोई भी चीज है, तो उसमें अमाउंट कितना आएगा, हर कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से कैलकुलेट ना करे, इसलिए क्या बताया गया? मेजरमेंट। हाँ या नहीं बताओ? तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट। अब उसको दिखाना कैसे है, यानी कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या बात है? प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्लस कौन कौन सी एक्स्ट्रा बातें हैं जो भले अकाउंट्स में ना आ रही हो पर अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करनी है। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चारों या चार में से कोई 3, 2, 1 कोई भी बातें बता सकता है। तो अकाउंटेंट मेनली किससे डील करता है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन। लॉजिकली क्लियर हुआ? रट्टा तो नहीं मारोगे रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर का? नहीं। ठीक है क्या? तो अब उन्होंने वही बोला। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड, अच्छा कौन इशू करता है वैसे आमतौर पे? हमारे यहाँ पे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और रिटन, अभी पूरा पढ़ना पड़ेगा। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, डील विथ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले आया रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा आया, मैंने आपको समझा दिया अभी ना, दूसरा क्या आया? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तीसरा क्या आया? प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, चौथा क्या आ गया? डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन। इट मे बी नोटेड दैट ऑलमोस्ट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट। हर ट्रांजैक्शन में ये बातें रहेंगी कि अब जिस चीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस चीज के लिए बोलेगा कि रिकॉग्नाइज कब करना है। जैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है इन्वेंट्रीज के लिए। किसके लिए होता है? इन्वेंट्रीज के लिए। तो इन्वेंट्री को कब कितने पे वैल्यू करना है, कितने रुपए में दिखाना है, तो ये क्या होता है? मेजरमेंट। कब रिकॉर्ड करना है? रिकॉग्निशन। क्या बात? कहां डिस्क्लोज करना है, कैसे करना है? तो डिस्क्लोजर। बात समझ में आ रही है? तो वो होता है तुम्हारा क्या बेटा, मतलब ये चारों चीजों से हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने अपने लेवल पे डील करता है। हाँ या ना फटाफट बोलो। ठीक है क्या? एक बार इतने पे नजर मार लो, जो लिखना है लिख लो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। जल्दी से नजर मार लो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इसको अगर रीड भी करना है तो कर सकते हो। क्या है बेटा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस को एप्लीकेबल है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? ICAI। अब जो मैंने लाइन लिखी हुई है बस वहां से तुम पढ़ लोगे तो मैं समझ में आएगा। जो हाईलाइट की हुई है, क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू द एंटरप्राइज engaged in commercial, industrial or business activity irrespective of whether it is profit oriented or established for a charitable religious purpose। आप कोई भी कमर्शियल काम करते हो, कमर्शियल काम मतलब बेचना खरीदना, कोई भी बिजनेस का काम करते हो, भले आप प्रॉफिट मोटिव से करो, नॉन प्रॉफिट मोटिव से करो, पैसा उसका दान करो, आप रिलीजियस ट्रस्ट बना लो, कुछ भी कर लो, आपको क्या लगेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। आप कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, AOP हो, BOI हो, LLP हो, सारे नाम पता है ना, आप कुछ भी हो आपको लगेंगे। इससे लेना देना नहीं है आपका किस फॉर्मेट का बिजनेस है, बस कमर्शियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। पर अगर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, क्या बात समझ में आ रही है? जस्ट आपने एक यूनिट बना दिया, जैसे मान लो मैंने एक यूनिट बनाया कि मैं सारी पार्टियों में बचा हुआ खाना कलेक्ट करता हूं और उसको जाके गरीबों को खिला देता हूं। क्या मैंने किसी से पैसा लिया? क्या किसी को पैसा दिया? बस एक NGO है जो क्या कर रहा है, वहां से माल खरीद भी नहीं रहा है, वहां से बचा हुआ माल कलेक्ट कर रहा है और यहां पे गरीबों को खाना बांट रहा है। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। पर थोड़ा सा भी कमर्शियल काम किया कि आपने किसी को पेमेंट करी या कोई भी कमर्शियल काम किया, तो उस कमर्शियल काम की जब अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। पैसा आएगा, रिकॉर्डिंग आएगी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो लिखा हो हाउएवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट अप्लाई टू एंटरप्राइज व्हिच कैरी ऑन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर नॉन कमर्शियल, नॉट ऑफ commercial, industrial or business nature. Example, activity of collecting donation and giving them to flood affected people. Exclusion of enterprise from applicable accounting standard would be permissible only if no part of the activity of such enterprise is commercial.
थोड़ी सी भी कमर्शियल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा. इवन इफ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज कनेक्टेड टू द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस इन नेचर, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड अप्लाई टू ऑल इट्स एक्टिविटीज. तो किस पे लगता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाता है. हाँ या ना फटाफट बोलो. डोनेशन मिला और उसी को दे दिया. आपने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और जाके क्या कर दिया? लोगों को दे दिया. कोई ट्रांजैक्शन कमर्शियल पर्पस नहीं. अगर आपने उससे कंबल खरीदे, कंबल खरीद के बांट दिए, तो यहां पे आपने कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर लिया. क्या बात समझ में आ रही है? अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करो, कुल मिला के बिजनेस नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, वरना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा. बहुत साधारण सी बात है. चलेगा क्या? इसको रीड कर लो, अभी आगे बढ़े. स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. क्या क्या क्या? अच्छा एक काम करो, 2 मिनट अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, रीड कर लो, जो करना है कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रोसेस क्या है? स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. सुन रहे हो क्या? क्या है? स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुन रहे हो? सेट कैसे किया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने के कुछ तरीके होंगे. सबसे पहले, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं तुम्हें पता है? 1 है डिस्क्लोजर के लिए, 2 है इन्वेंट्रीज के लिए, 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए. क्या बात समझ में आ रही है? 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, 10 है फिक्स्ड एसेट्स के लिए. क्या बात समझ में आ रही है? 12 है ग्रांट्स के लिए, शायद से जितना मुझे याद है ना, ऐसे करके 13 है इन्वेस्टमेंट्स के लिए. ऐसे करके एक एक नंबर है एक एक चीजों के लिए. तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने के पहले क्या सोचना पड़ता है कि कौन सा एरिया है जिसपे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है. जैसे पहले सोचा होगा ना कि यार इन लोग सेल में हेराफेरी कर रहे हैं, अभी की सेल को आगे भेज दे रहे हैं, पीछे की सेल को आगे खींच ले रहे हैं. जब जिसकी मर्जी हो तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिससे अकाउंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. मतलब दो कंपेरेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तुमको जब रेवेन्यू कम दिखाना है तो तुम उसको डिले कर देते हो, जब तुमको रेवेन्यू जल्दी दिखाना है तो पहले कर देते हो. बात समझ में आ रही है? अगर कंपनी ये बोलती कि भैया कैश बेसिस में, मतलब जैसे ही एडवांस मिलेगा तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, तो मैं क्या करता? मेरे को सेल बढ़ानी होती ना, तो मैं क्या करता? अपने 10 दोस्तों को फोन लगाता, भाई एक काम कर, एडवांस ऑर्डर बुक करा दे मेरे पास, अपने अपने चेक भेज दे. ठीक है क्या? साल खत्म हो गया, अगले साल दिखा देता भैया एडवांस कैंसिल हो गया, मैंने एडवांस रिफंड कर दिया, उन्होंने जो बुक किया था वो कैंसिल हो गया, वापस कर दिया उनके पैसे. कोई गोली थोड़ी मारेगा. बात समझ में आ रही है? इस साल रिकॉर्ड किया, अगले साल रिवर्स कर दिया, फ्री की इनकम दिखा दी, अगले साल वापस माइनस हो गई. आई कि नहीं? कर सकते लोग ऐसा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला? नहीं, जब एडवांस आएगा तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले, अब उसने क्या बोला अकाउंट बता देता हूं, कब करोगे फिर रिकॉग्नाइज? सेल्स कब होगी, यही तो बात है, कब होगी सेल? अब गुड्स कब होंगे? अब मान के चलो यहां से माल निकला, यहां से जाना है सूरत, 31 मार्च को निकल गया, 5 अप्रैल को पहुंचा, कब करोगे? 31 मार्च की 5 अप्रैल. क्यों 5 अप्रैल, क्यों 31 मार्च नहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने साफ साफ बोला जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए. क्या ट्रांसफर हो जाए? इस गुड्स से रिलेटेड हुए रिस्क और रिवॉर्ड सामने वाले के पास ट्रांसफर हो जाए, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. रिस्क और रिवॉर्ड का क्या मतलब है? अगर मान के चलो मैं मानसी को माल भेज रहा था यहां से सूरत, और मेरी बात हो गई उससे कि अगर अब यहां से माल तुम्हारा है, भाड़ा किसका? तुम्हारा. बुक कौन करेगा? तुम करेगा सब कुछ. मैंने यहां पे, अब तुम आई थी, ये मेरी दुकान आई, मैंने इसको माल निकाल के दे दिया, इसने माल ट्रक में भिजवाया, चला गया. अब मान लो ट्रक बीच में फट गया, डूब गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरा माल खराब हो गया. तो हमारी बात ऐसी हुई थी कि भैया मैंने माल डिलीवर कर दिया ना, अब जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी. तो अब ये जो रिस्क है वो किसका है? सामने वाले का. या फिर मान के चलो वो माल गया रास्ते में, ठीक है, किसी एक बंदे ने रोका, बोलता अरे वाह इतना बढ़िया माल है, 10 लाख का माल जा रहा है, एक काम करो हमको 18 लाख में दे दो. अब वो किससे पूछेगा 10 का माल 18 में ले कि नहीं ले? मुझसे कि मानसी से? अगर मानसी से पूछेगा और मानसी ने 18 लाख में बेच दिया, मुझे तो 10 लाख देगी, माल इस तक पहुंचा नहीं और इसने 8 लाख कमा लिए, तो रिवॉर्ड किसके पास गया? उसके पास. तो जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब क्या मानी जाएगी? सेल. नहीं आई बात समझ में? लेकिन अगर मेरा काम होता माल पहुंचा के देने का, कि वहां पहुंचेगा तब सेल रिकॉर्ड होगी, तो फिर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है. बात समझ में आ रही है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अभी अपन पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटेल में, जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब क्या बुक करते हो? सेल बुक करते हो. अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ
तो फिर सेल बुक नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रॉड एरिया ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? एक ब्रॉड एरिया। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कब सेल को बुक करें, ये एक ब्रॉड एरिया था जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको बनाना है। बोलो हाँ या नहीं? फिर आई कौन बनाता है अकाउंटिंग? आईसीएआई। आईसीएआई के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनता है। क्या बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वाला हमको बना के दोगे। ठीक है क्या? असिस्टेंस टू द, अच्छा, डिटरमाइन द ब्रॉड एरियाज। फिर क्या बोला है? असिस्टेंट टू द अकाउंटिंग बाय स्टडी ग्रुप्स। अकाउंटिंग स्टडी बोर्ड के अंदर क्या बनते हैं? छोटे छोटे स्टडी ग्रुप्स, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ा जाता है, सीएस को जोड़ा जाता है, सबको जोड़ा जाता है कि भैया रिसर्च करो और बनाओ। अब प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द स्टडी ग्रुप। अब वो जो स्टडी ग्रुप होगा वो क्या बनेगा? एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएगा। क्या ड्राफ्ट बनाएगा? कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है, स्कोप, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन कब करना है, प्रेजेंटेशन कब करना है, पूरा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करेगा। बोलो है नहीं? अब वो ड्राफ्ट किसको देगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पड़ेगा कि स्टडी ग्रुप जो ड्राफ्ट बना के लाए वो सही है कि नहीं, उसको अपने हिसाब से चेक करेगा। अगर उसको सही लगेगा तो वो उसको सर्कुलेट करेगा। क्या करेगा? सर्कुलेट ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू द मेंबर्स ऑफ आईसीएआई एंड स्पेसिफाइड बॉडीज। अब ये बन गया, एएसबी को सही लगा, अब वो इसको ऐसे फैलाएगा सब जगह, जितने भी सीएज हैं दुनिया में उनको भेजेगा, प्लस किसको भेजेगा? सारी बॉडीज को। जैसे कौन कौन सी बॉडी? आईसीएसआई, आईसीएआई, सीबीडीटी, कैग, एमसीए, एसोचैम, सीआईएफ, आरबीआई, सेबी, स्कोप, जितनी भी सरकारी बॉडीज हैं जो फाइनेंशियल मैटर से डील करती है, सबको ये भेजेगा और बोलेगा एक बार देखो, पढ़ो, सब अपने अपने क्या दो? व्यूज दो। मीटिंग ऑफ एएसबी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज टू फाइनलाइज द एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ये जो बॉडीज है बड़ी बड़ी, आईसीआई, सीबीडीटी, कैग, एमसीए, ये सबकी मेन हेड लोग के आएंगे और फिर इस पे एक बार फाइनल मीटिंग करेंगे कि भैया बताओ, हमने आपको ड्राफ्ट भेजा था, कैसा क्या है, सब उस पे चर्चाएं होंगी। अगर सब कुछ सही होता है तो वो इश्यू ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर द कमेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द आईसीआई एंड पब्लिक एंड स्पेसिफाइड बॉडीज। फिर से ये भेजा जाएगा किसको? पब्लिक को। और सब ये अब ओपन किया जाएगा, पहले से बॉडीज को भेजा था, अब ओपन किया जाएगा कि भैया अब आप लोग अपने अपने क्या दें? व्यूज दें। सब कुछ सबमिट होता है तो सबमिशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट बाय एएसबी टू द काउंसिल ऑफ द आईसीआई, कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई एंड इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द आईसीआई। आखिरी में आईसीआई इसमें क्या लगा देगा? मोहर लगा देगा कि हाँ भैया ये फाइनल है, हाँ या ना। फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया? जैसे अभी तुमने देखा होगा सीएस का न्यू कोर्स आया, उसके लिए पहले क्या दिया था? उन्होंने ड्राफ्ट दिया था, पहले उनको आपस में सर्कुलेट किया होगा, फिर सारे मेंबर्स को, पूरी मेंबर्स को भेजा और आम दुनिया को भेजा कि सारे मेंबर स्टूडेंट सब पढ़े और अपने अपने क्या भेजे? रिव्यू और ओपिनियन भेजे। क्योंकि हम सब कुछ नहीं सोच सकते ना, आप सब भी सोचो कुछ, आप वो सबके आइडियाज देखेंगे, हो सकता है किसी को कोई बेटर आइडिया आ जाए तो वो उसको दिखा के पूरा रिकमेंड करते हैं। तो ये होता है पूरा क्या बेटा? 9 स्टेप का प्रोसेस कि कैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनता है, फिर वो एक स्टडी ग्रुप्स में प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनती है, वो वापस एएसबी के पास आती है, एएसबी उसको चेक करके पूरे सबको सर्कुलेट करता है बॉडीज को, फिर उनसे एक मीटिंग करता है उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उसके बाद आम जनता को भेजता है ना, पब्लिक को, मेंबर्स ऑफ आईसीआई को, फिर उसको सबमिशन करता है फाइनल ड्राफ्ट किसको? आईसीआई को। आईसीआई उसको फाइनल चेक करता है और अप्रूव या रिजेक्ट करता है। अप्रूव कर दिया तो ढन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च। नहीं आया कि आया? हाँ बोलो, रीड कर लो। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है क्या? ये मैं चाहता हूं आप घर से रीड करके आए दोनों पैराग्राफ्स। क्या बात समझ में आ रही है? अगर खुद से नहीं समझ में आएगा तो बताऊंगा, लेकिन मेन मैं ये इसलिए देता हूं रीड करने ताकि तुम खुद से रीडिंग सीखो बेटा। हर चीज का अगर इंटरप्रिटेशन में फटाफट बताता चला जाऊंगा ना, तुम कभी रीडिंग स्किल नहीं डेवलप कर पाओगे। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं रीड करा दे रहा हूं, और तुम एक भी लाइन, एक भी वर्ड अगर ना समझ में आए तुम अगले दिन मुझसे आके पूछो, मैं तुमको पूरा बताऊंगा। पर तुम अगर मुझ पर 100% डिपेंडेंट रहोगे ना तो बेटा आगे चल के मैं तुमको ग्रो कराना चाहता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ पास नहीं कराना चाहता। प्रोफेशनल में जाके क्या करोगे? प्रोफेशनल में कोई नहीं पढ़ाता लाइन बाय लाइन। प्रोफेशनल छोड़ो, एग्जीक्यूटिव में कोई मॉड्यूल ही नहीं पढ़ाता है, सब अपनी अपनी बुक देते हैं, और मॉड्यूल का 70-60% होती है बाकी की बुक्स। हम मॉड्यूल उठा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, वो करवा दे रहे हैं, वही बहुत है। अब उसके बाद अगर हम रीडिंग भी लाइन बाय लाइन कराने जाएंगे ना बेटा तो 8 महीने लग जाएंगे सिलेबस कंप्लीट कराने में, इतना सारा होता है। क्या समझ में आ रही है? और मेनली एसएलसीएम में क्या होता है, वो प्योर थ्योरी है, उसमें करानी रीडिंग और पढ़ाना है। ये मेरा कोर नहीं है। कोर मेरे को क्या सिखाना है? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में कितना टाइम लगता है?
अगर उसके लिए मैं थ्योरी रीड कराने जाऊंगा तो मेरे पास प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं बचेगा और प्रैक्टिकल समझ में आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में एकदम इत्मीनान से कराता हूं कि एक क्वेश्चन करता हूं, लिखने का टाइम देता हूं, फिर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरी हैंड होल्डिंग ज्यादा जरूरी है। थ्योरी में मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, तुमने एसएलसीएम में रीडिंग सीखी ना, ईबीसीएल में रीडिंग सीखी ना, उसको यहां अप्लाई करो और फिर ना बने तो मुझसे पूछो क्या बात समझ में आ रही, क्योंकि यहां पे मुझे दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है। और मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में वीक हो, मुझे ज्यादा टाइम किसमें देना है, प्रैक्टिकल में। अगर मैं अभी लाइन लाइन रीड कराने जाऊंगा ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जगह 6 दिन लगेंगे। फिर जब शेयर्स में तुम मेरे को या कोई चैप्टर बोलोगे ना भैया ये समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा किस चीज का, कि मैं इत्मीनान से प्रैक्टिकल समझा पाऊं, एफएम के प्रैक्टिकल इत्मीनान समझा पाऊं, फॉर्मूले रिलेट करवा पाऊं। तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना बेटा, वो वाला हिसाब है। आई बात समझ में, रीड करके आना इतना, मैं होमवर्क दे रहा हूं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, अब ये जैसे साइड हेडिंग है तो बता देता हूं क्या क्या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, खुद बताओ मुझे। इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा आ जाता है, रिलायबिलिटी मतलब लोग रिलाय करने लग जाते हैं, ठीक है, ऑथेंटिसिटी आ जाती है, कंपेरेबिलिटी आ जाती है, मैंने पहले बताई थी। फिर क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, क्या है, ऑडिट करने जाते हैं हम, चेक करने जाते हैं, तो कम से कम हमको पता है, यही तो चेक करते हैं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ना होंगे तो हम क्या ही चेक कर लेंगे, बोलेंगे हमने ऐसे किया, हम बोलेंगे ठीक है। अगर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होगा तो कि नहीं तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, उल्लंघन। अरे जब रूल्स पता होंगे तभी तो पता चलेगा कि रूल्स टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं। चेक क्या करोगे जब तक रूल्स से नहीं होंगे तो, ठीक है। क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स आप दिलवा पाते हो कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा बातें हैं जो कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया वो डिस्क्लोजर्स आप क्या करवा पाते हो, दिला पाते हो, छुपती नहीं है बातें। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, जब ऑडिट होता है तो पता चलता है क्या क्या गलती करी, कहां कहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स इन अकाउंटिंग थ्योरी, जब चेंजेस करने नए नए समय के साथ हम क्या करते थे, बदलते जाते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदला तो पूरी दुनिया की अकाउंटिंग अगली बार से बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होता है, हम अप टू डेट रख पाते हैं दुनिया को अकाउंटिंग की। हाँ या ना, फटाफट बोलो। डिसएडवांटेज सड़े सड़े से होंगे, डिफिकल्ट चॉइस, मैकेनिकल चॉइस, नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉ, कहानी है। आई कि वचन में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में, टोटल कितने हैं, 27। कितने हैं, 27। और नाम कहां तक गए, 29 तक, बीच में 2 गायब है। कौन कौन सा, 5 के बाद क्या नहीं है, 6, और 7 के बाद क्या नहीं है, 8। ये तो है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 कहां गया, अच्छा 9, प्रेजेंटेशन की जय हो उनकी। फिर क्या है, 10 11 12 13 14 15 16 17 कहां है, 17 18 19 20 21 22 23 24 सब हैं, 25 26 27 28 29, सिर्फ 2 गायब है। कौन कौन से, 6 और 8। हाँ या नहीं? अब इसको हमको एक एक करके क्या करना है। अच्छा 6 क्यों नहीं है बीच में, पहले था और फिर हट गया। पहले 6 डेप्रीसिएशन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को 10 के साथ मर्ज कर दिया गया, AS 10 देखो रिवाइज लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। 6 हुआ करता था डेप्रीसिएशन, 10 हुआ करता था फिक्स्ड एसेट्स। क्या हुआ करता था, फिक्स्ड एसेट्स। अब बोला अलग अलग, ये भी फिक्स्ड है वो डेप्रीसिएशन, दोनों आपस में मिलती जुलती बातें हैं, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और 10 का नाम कर दिया गया PPE। क्या नाम कर दिया गया, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबके बारे में बात एक साथ हो जाएगी। हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो 8 वाला मुझे याद नहीं है क्या था, बहुत पहले अबॉलिश हो गया था वो, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मतलब 6 हमारे सामने अबॉलिश हुआ तो मुझे याद है, 8 बहुत ही पहले कुछ था, नहीं ध्यान है मेरे को। चलो यहां तक समझ में आया, ये नाम याद करने पड़ेंगे कि हाँ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम तुमको एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे चल के बताएंगे, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, बेसिक बेसिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन ब्रीफ दिख रहा है क्या, एक एक करके मैं सबके बारे में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, एक एक करके सबके बारे में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, तो आपको क्या मिलती चली जाएगी, मदद मिलती चली जाएगी। हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो एक काम करो, इतना आज करते हैं, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रीफ अपन कल से करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं या 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर लंच ही चाहिए क्या, 12 बजे।